Good morning, students. I welcome you on behalf of Spark Institute Jammu and Unacademy Jammu on their official YouTube channel. So, as you all know, this is the fifth lecture in the module in which we are covering the current affairs of Jammu and Kashmir. जैसा कि आप सब जानते हैं जनवरी के एंड फरवरी 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं हम वो दो दो पार्ट्स में जो है कवर कर चुके हैं और आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं मार्च के करंट अफेयर्स द पार्ट फर्स्ट जो है उन करंट अफेयर्स का अराउंड अबाउट 45 to 50 क्वेश्चंस जो है आज के लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे. But before beginning the lecture, I would bring to your notice that from 1st May onwards, हम लोग जो है ये जो लेक्चर्स हैं ये अन अकेडमी के जो ऐप है या जो अन अकेडमी का जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल होंगे. तो अप्रैल 2023 के जो आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे वो आपको अन अकेडमी पर मिलेंगे. एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ को, राइट. यू हैव टू डू नथिंग बट आपने अन अकेडमी का जो पेज है अन अकेडमी लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स इधर जाना है. यहाँ पर आपका लॉग इन और ज्वाइन फॉर फ्री का ऑप्शन आता है. तो इफ़ यू फर्स्ट टाइम यूज़र तो आपको यहाँ पर जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, ज्वाइन फॉर फ्री करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू आर अ सब्सिक्वेंट यूज़र जब आप दूसरी बार लॉग इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लॉग इन होगा. नाउ अन अकेडमी पर जम्मू एंड कश्मीर फाउंडेशन बैच फॉर JKSSB 1.0 जो है लॉन्च हो रहा है. बैच शेड्यूल स्टार्ट्स ऑन May 1, राइट. यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको पता दिख जाएगा कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं आपके अवेलेबल हैं, राइट. गुरप्रीत सर, सौरभ सर, अनुपमा मैम, पूनम मैम, सनी सर का कोर्स ऑलरेडी जो है वो लाइव हो जाएगा. I will be taking science and I will be taking current affairs with respect to Jammu and Kashmir. तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मिड मई में स्टार्ट हो जाएंगे एंड वेरी सून जो है इसका भी जो एक सब्सक्रिप्शन का जो है वो आपका यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया जाएगा. सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डू स्प्रेड द वर्ड एंड continue learning with us on the Unacademy app or on the Unacademy website. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पर आपको कुछ कूपन्स भी मिलेंगे जहाँ पर 25% ऑफ या 10% ऑफ डिपेंडिंग अपॉन कि आप कब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, राइट. तो अभी फिलहाल गुरप्रीत सर का नाम का जो कूपन है वो बना है गुरप्रीत 25 करके कुछ ऐसे करके कूपन है. ऐसे ही सभी एजुकेटर्स के नाम का जो है कूपन आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा. तो without further ado, let us get started with the current affairs of March 2023. Right? I hope this is clear. अगर clear नहीं है तो जो यहाँ पर अच्छा नंबर नहीं दिया गया, नेक्स्ट स्लाइड में नंबर दिया गया होगा. आप उस नंबर पे कॉल करके भी जो है अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं. आप वॉक इन भी कर सकते हैं, एक वॉक इन क्वेरी भी ले सकते हैं, राइट. सो लेट अस बिगिन with the current affairs of March 2023. Right, the first question is Srinagar is set to get a theme-based garden as an extension to the Tulip Garden at a cost of INR 10 crores. What is the theme of the garden? श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन की तरह ही एक और थीम बेस्ड गार्डन जो है बनाया जा रहा है, एक्सटेंशन है उसी ट्यूलिप गार्डन की. 10 करोड़ उसकी कॉस्ट है. तो इस गार्डन का थीम क्या है? ए जापानीज चेरी ब्लॉसम, बी इंग्लिश रोजेस, सी फ्रेंच ग्रेप्स या डी मेडिटेरेनियन ऑलिव्स. क्या थीम है उस गार्डन की जो श्रीनगर में सेटअप होने वाला है एज एन एक्सटेंशन टू द ट्यूलिप गार्डन? तो थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है. फर्स्ट स्लाइड पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, एक्सप्लेनेशन और आंसर जो है वो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड पे हम देखेंगे. आई होप यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा ए जापानीज चेरी ब्लॉसम. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अब बेसिकली जापानीज सकुरा जिसको कहा जाता है, जापानीज चेरी ब्लॉसम जो कहा जाता है, ये इसके पेड़ दिखाए गए हैं यहाँ पर. तो यही एक प्रोजेक्ट जो है श्रीनगर में भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ये जो प्रोजेक्ट है कौन फैसिलिटेट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फैसिलिटेट कर रही है. ये यहाँ पर जो है इसके बारे में लिखा भी गया. एक्स का जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी ले किया गया है, राइट. 9.96 करोड़ विच इज अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़, राइट. नथिंग कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the purpose of PIDF for which JNK has been included as a special focus area? PIDF JNK जो है उस PIDF स्कीम में जो है एक स्पेशल फोकस एरिया की तरह इंक्लूड किया गया है. तो इसका पर्पस क्या है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि PIDF है क्या. What is PIDF? PIDF is Payment Infrastructure Development Fund.
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, नाम से ही पता लग रहा है कि पेमेंट जो हम कर रहे हैं उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए उसको डेवलप करने के लिए एक फंड है। ठीक है, तो क्या स्पेशल फोकस एरिया, क्या पर्पस हो सकता है? टू इनकरेज डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, to encourage deployment of point of sale digital infrastructure in tiers 3 to tier 6 centers and northeastern states, all of the above। तो PIDF का क्या पर्पस है? PIDF का पर्पस है ऑल ऑफ द अबव। It encourages the deployment of physical as well as digital infrastructure in tier 3 to tier 6 centers and northeastern states। डिटेल देख लेते हैं। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड आरबीआई द्वारा बनाया गया निर्देशित ये फंड है। 500 करोड़ जो है इसकी वैल्यू रखी गई है। एम क्या है? डिप्लॉयमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जब आप डिजिटली पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप अपने गूगल पे से कर रहे हो या अपने कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, राइट, कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो वहां पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो मशीन्स आपको चाहिए, जो आपको वायर्स चाहिए, जो आपको कनेक्टिविटी के लिए और इक्विपमेंट चाहिए। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपका डेटा कनेक्शन, एक रोबस्ट डेटा कनेक्शन कि भाई डेटा चलेगा तभी तो आपका कार्ड एक्सेप्ट होगा या फिर आपकी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट होगी। तो ये सब टियर 3 टू टियर 6 सेंटर्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कॉर्पस 500 करोड़ है, जिसमें इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो है 250 करोड़ की रहेगी आरबीआई की, और रिमेनिंग जो 250 करोड़ की कंट्रीब्यूशन है वो कार्ड इशूइंग बैंक से या कार्ड नेटवर्क से आएगी। जो बैंक्स आपके कार्ड इशू कर रहे हैं, जो कार्ड नेटवर्क जैसे वीजा है, मास्टर कार्ड है, रुपए है, वहां से आएगी। बेनिफिट पुश टू डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस इंडिया। डिजिटल पेमेंट्स को जो है एक इम्पेटस मिलेगा, एक पुश मिलेगा। इनफैक्ट जो डिमांड है कैश की ओवर टाइम वो भी कम होगी। JNK एंड लद्दाख रीजन्स जो है उनको स्पेशल फोकस एरियाज जो इंक्लूड किया गया है 9 जून 2022 से। एंड कॉर्पस जो है stands at 788.20 crore as on December 31st, 2022। Right? That was the second question about PIDF। तो ये आपके जनरल में भी पूछा जा सकता है, JNK स्पेसिफिक में भी पूछा जा सकता है। सो वी विल कवर बोथ एस्पेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर नोन एज क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर? किसको क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर बोला जाता है? GM क्रॉप्स को, आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को, मिलेट्स को, राइस को, या ग्राम को। मिलेट्स क्या हो गया आपका? मिलेट्स हो गया आपका रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब चीजें। राइस चावल, और ग्राम चना, राइट, चना की जो फैमिली है। तो क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर जो है वो मिलेट्स को बोला जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्यों बोला जाता है और क्यों मैंने ये सवाल पूछा? बेसिकली JNK गवर्नमेंट ने 15 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करा है, अप्रूव करा है, जिसमें वो कहते हैं कि जो न्यूट्री सीरियल्स हैं उनको हम प्रमोट करेंगे। अब ये न्यूट्री सीरियल्स क्या है? न्यूट्री सीरियल्स कुछ नहीं है, ये आपके मिलेट्स हैं। मिलेट्स जो है बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत हार्डी क्रॉप्स होते हैं, कम पानी, कम फर्टिलाइजर और बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ग्रो करते हैं। और न्यूट्रिशन की, अगर उनकी न्यूट्रिशन की बात है तो वेरी न्यूट्रिशियस। शुगर लो होती है, कार्ब्स लो होते हैं, हाई ऑन प्रोटीन, लो रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो उस वजह से न्यूट्री सीरियल्स बोला जाता है, राइट। तो 15 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है आया है। बिसाइड्स क्या बोला है? प्रमोटिंग एंड एनहांसिंग मिलेट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन तो एनहांस करनी ही करनी है, साथ साथ में कंजम्पशन भी एनहांस करनी। लोगों को भी बोला कि भाई तुम खाओ, इसको इंक्लूड करो। इनफैक्ट जब से ये फिट इंडिया और हेल्दी ईटिंग वाला कॉन्सेप्ट आया है तो बहुत सारे लोग जो हैं आपकी हेल्दी डाइट्स में रागी, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज़ों को जो है इंक्लूड किया जा रहा है। मल्टी सीरियल्स जो है आपका आटा जो है वो आ रहा है, जिसमें सिर्फ गेहूं नहीं होता, चावल नहीं होते, आपका सोयाबीन होता है, कॉर्न होता है, इन सब चीज़ों का भी आटा बना के आमंड का फ्लावर यूज किया। तो मिलेट प्रोडक्शन और कंजम्पशन को भी जो है प्रमोट और एनहांस करना है, राइट। 3 इयर्स का ये प्रोजेक्ट है और सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ मिलेट्स नहीं है, उनकी वैल्यू एडिशन, किस तरह से उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को जो है ऐड किया जा सकता है, किस तरह से उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, और किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया जा सकता है फार्मर्स के लिए, राइट। तो मिलेट्स जो है उनको मेडिकल ग्रेन्स या क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज को रिजिलेंट होते हैं टू क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर्स में ग्रो करते हैं, कम पानी की जरूरत होती है, टेम्परेचर रेंज अगर वेरी भी करा तो उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पानी की किल्लत भी है, ड्राउट एरिया भी है, तब भी वो ग्रो कर जाएंगे, हार्डी क्रॉप्स हैं, राइट। तो दैट इज वाई मिलेट्स आर नोन एज मेडिकल ग्रेन्स या ग्रेन्स ऑफ द फ्यूचर। तो फूड सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में फॉडर की तरह भी ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग को इम्प्रूव करेंगे।
राइट। तो कहाँ से आया है सवाल? यहाँ से आया कि भाई 15 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जो है 3 साल की ड्यूरेशन के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है। तो क्रॉप्स ऑफ द फ्यूचर क्या है? मिलेट्स को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, who is heading the committee constituted by NGT for suggesting remedial measures and prevention of environmental damage to structures in Toda? अब एनजीटी क्या है आपका? एनजीटी आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। इट इज बेसिकली द इन्वायरमेंटल कोर्ट ऑफ द कंट्री। एंड इनफैक्ट अगर आपको पता हो, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, इंडिया is the third country in the world to have a specific environmental court to look at environmental issues. तो उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया था इस इशू का। सुओ मोटो कॉग्निसेंस क्या होता है? किसी ने कोई फाइल नहीं किया, इधर केस फाइल नहीं किया, कोई रिट फाइल नहीं हुई, उन्होंने खुद से नोटिस किया एक अखबार में मीडिया की एक रिपोर्ट के बेसिस पर कि भाई डोडा में जो है सबमर्जेंस और सब्सिडेंस का जो इशू है, लैंड सब्सिडेंस का जो इशू है, जैसा जोशीमठ हॉली में देखने को मिल रहा है वैसा ही डोडा में भी देखने को मिल रहा है। तो इन्वायरमेंटल डैमेज जो स्ट्रक्चर्स को हो रहा है उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए और किस तरह से उसको रेमेडियल मेजर्स दिए जाए। तो इस कमेटी का हेड कौन था? क्या वो आदर्श कुमार गोयल थे? क्या वो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है? क्या वो आपके अरुण कुमार मेहता है? या वो आपके आर के गोयल है? इसका आंसर है आपका अरुण कुमार मेहता, हु इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एज वेल। ये जो एनजीटी का ट्रिब्यूनल है, दिस वाज हेडेड बाय आदर्श कुमार गोयल। तो इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। तो मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पर उन्होंने बताया था कि अर्थ जो है स्लिप कर रही है, सब्सिडेंस हो रहा है, मोस्ट ऑफ द हाउस इन द एरिया जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इनहैबिटेंट्स भी जो है मूव कर रहे हैं। तो जो बेंच था एनजीटी का वो कौन हेड कर रहा था? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तो उन्होंने कहा है कि भाई आप इन्वायरमेंटल डैमेज को जो है प्रिवेंट करोगे, एंड उन्होंने बेसिकली एक जॉइंट कमेटी बनाई है अंडर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ JNK विच इज योर अरुण कुमार मेहता, right, to work on this issue. Question number 5. Which cities of J&K will be part of holding the 13-day भारत रंग महोत्सव? J&K के कौन से शहर जो हैं जो 13 दिन का भारत रंग महोत्सव हो रहा है उसको, उसका कुछ एक्टिविटीज जो है वो शोकेस करेंगे? क्या वो जम्मू और श्रीनगर है? क्या वो जम्मू और भदरवा है? क्या वो पुंछ और राजौरी है? क्या वो श्रीनगर और भदरवा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राइट। भारत रंग महोत्सव जो है आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एनुअल फेस्टिवल है, एंड कोरोना के बाद पहली बार ये इवेंट जो है हो रहा है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दिस इज द 22nd भारत रंग महोत्सव। 13 दिन का प्रोग्राम होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो ऑर्गेनाइज करवाता है। 14 फरवरी से 26 फरवरी तक इसको होल्ड करवाया गया था, फर्स्ट टाइम आफ्टर द पैंडेमिक। एंड 81 प्लेस जो है दे विल फीचर अक्रॉस इंडिया। इट ओपन विद अ बंगाली प्ले के साथ ये ओपन हुआ था, और मेन लोकेशन दिल्ली होगी। और साइमल्टेनियस फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ पे होंगे दिल्ली के अलावा? जयपुर में, भोपाल में, श्रीनगर में, जम्मू में, गुवाहाटी में, रांची में, नासिक, राजामुंदरी एंड केवाड़िया। कोई फॉरेन पार्टिसिपेशन नहीं होगी अगेन बिकॉज ऑफ कोविड, बट दिस इज अबाउट द भारत रंग महोत्सव, द 26th एडिशन, जिसका सेलिब्रेट किया गया था अभी इंडिया में रिसेंटली बाय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, 13 डे लॉन्ग फेस्टिवल, राइट। ई सहज इज रिलेटेड टू, अब ई सहज किससे रिलेटेड है? क्या एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है? क्या हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है? क्या एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है? या फिर विमेन वेलफेयर से रिलेटेड है? कम ऑन, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? ई सहज जो है इज रिलेटेड टू द हेल्थ सेक्टर, ऑप्शन बी। जो आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जेके ई सहज, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन JNK, बेसिकली नवंबर 2022 में जश्न सेहत के पार्ट की तरह आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो है लॉन्च किया था। इसमें आपके टर्शरी केयर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कुछ नए टाइप के PHCs जो हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। कुछ बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके? आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो, आपको ई प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पेपर फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट, SMS में PDF फॉर्म में प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एट द सेम टाइम मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो आपको ऑटोमेट हो जाएगा, तो आपको फाइल जो है कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स जो है आपकी ID के हिसाब से, आपके नाम के हिसाब से, वॉट जो है आपके रिकॉर्ड्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ई सहज विच इज पार्ट ऑफ द जश्न सेहत जो आपका इनिशिएटिव है, एंड पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पे आप डिजिटाइजेशन की बात करते हो, डिजिटल हेल्थ की बात करते हो। सो इट इज एन इंटरवेंशन इन दैट फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
J&K government will provide financial assistance of dash for a legal intercaste marriage, which will be released to the eligible couple in a single installment via direct benefit transfer. अब J&K गवर्नमेंट ने एक लीगल इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस करी है, लेकिन ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी जो आपका एलिजिबल कपल है, प्रोवाइडेड इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए, कानून की नज़रों में वो वाजिब होनी चाहिए, राइट। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा वो पैसा एक सिंगल इंस्टॉलमेंट। तो कितना जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है जेएंडके गवर्नमेंट? 3.5 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख या 1.5 लाख? गवर्नमेंट दे रही है 2.5 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस ऐसे कपल्स को, ऐसे जो आपके इंटरकास्ट मैरिज वाले कपल्स हैं। तो बेसिकली ये जो सैंक्शन है कौन से एक्ट के अंदर आई है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995 एंड द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, just prevention of atrocities act 1989, राइट। एंड इंटरकास्ट मैरिज फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्कीम, इस स्कीम के पर्पस के लिए इंटरकास्ट मैरिज का क्या मतलब है? व्हाट डज एन इंटरकास्ट मैरिज स्टैंड फॉर? अ मैरिज इन विच वन ऑफ द पर्सन बिलोंग्स टू अ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द शेड्यूल कास्ट लिस्ट specified in the Constitution Scheduled Caste Order 1950 CO 19 of Jammu and Kashmir, and the other is a non-scheduled caste Hindu. तो एक शेड्यूल कास्ट के बीच में और एक नॉन शेड्यूल कास्ट के बीच में जब मैरिज होगी उसको इंटरकास्ट मैरिज माना जाएगा। वो जो शेड्यूल कास्ट है आउट ऑफ द 13 शेड्यूल कास्ट जो स्पेसिफाई किए गए हैं उसमें बिलोंग करना चाहिए, राइट। तभी जाकर जो वो लीगल फाइनेंशियल एड 2.5 लाख की जो है आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, the Union Cabinet has approved Vibrant Villages program for the financial years 2022-23 to 2025-26 with financial allocation of rupees 4,800 crores. Which among the following states or UTs is not part of Vibrant Villages program? इनमें से कौन सा स्टेट या यूटी जो है यूनियन कैबिनेट के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पार्ट नहीं है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट पार्ट ऑफ द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अब ये वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है? इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बेसिकली ये बात करता है कि विलेज को किस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप करना है हमने, स्पेशली जो आपके नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे जो विलेजेस हैं, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की वो इम्प्रूव की जा सके। इनकरेजिंग पीपल की भाई वो अपने नेटिव लोकेशंस में बॉर्डर एरियाज में रहे और वहां से जो है ट्रांसलोकेट करके शहरों में या कहीं और ना जाए, आउट माइग्रेशन ना हो, राइट। तो की आउटकम्स जो अटेम्प्ट किए जा रहे हैं इसके अंडर वो है कि भाई कनेक्टिविटी दी जाए एक ऑल वेदर रोड बनाकर, ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई प्रोवाइड किया जाए, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, चाहे वो आप सोलर के माध्यम से दो, विंड के माध्यम से दो, राइट। फोकस्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गया मेरे से, ठीक है, ठीक कर लेना, सॉरी। मोबाइल या इंटरनेट कनेक्टिविटी भी यहाँ पर दी जाए, टूरिस्ट सेंटर्स, मल्टीपर्पज सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी डेवलप किए जाए। तो बेसिकली बॉर्डर विलेजेस कौन कौन सी स्टेट्स हैं यूटीज के? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट फीचर इन दिस, राइट। जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट फीचर इन दिस। ये सिर्फ 5 जगहों पे हो रहा है, हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख एंड उत्तराखंड, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, who among the following is currently serving as a DSGI Kashmir? डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कश्मीर। कौन सर्व कर रहा है? क्या वो ताहिर माजिद शमसी है, क्या वो गीता मित्तल है, क्या वो डीसी रैना है, या वो ताशी राबस्तान है? तो वो है आपके ताहिर माजिद शमसी, ऑप्शन ए। गीता मित्तल आपकी फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट की, राइट। ताशी राबस्तान आपके करंट जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं। तो बेसिकली 3 साल के लिए जो है इनकी टर्म जो है एक्सटेंड कर दी गई है एज डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द हाई कोर्ट ऑफ जे.एंड.के एंड लद्दाख एट श्रीनगर। तो ये ताहिर साहब हैं, तो आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, राइट। द स्मार्ट पार्किंग इन जम्मू हैज बीन लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ विच इनिशिएटिव? दिस शुड बी कैंपेन, सॉरी फॉर द टाइपो। द स्मार्ट पार्किंग, जो स्मार्ट पार्किंग जम्मू में लॉन्च की गई, अगर आपने वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखी हो बस स्टैंड, जहाँ पे पुराना बस स्टैंड था वहां पे बनाई गई है, तो कौन से इनिशिएटिव का पार्ट है ये? नया जम्मू कैंपेन, माई टाउन माई प्राइड कैंपेन, प्रोग्रेसिव जे.एंड.के कैंपेन, या बदलाव कैंपेन? ये पार्ट है आपका माई टाउन माई प्राइड कैंपेन का।
ठीक है। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन जेएनके, जो स्मार्ट पार्किंग बनाई गई है, पहली है जेएनके में, एंड सेकंड अक्रॉस द होल कंट्री। बेसिकली एक फास्ट टैग इनेबल्ड पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये मल्टी लेवल लेवल कार पार्किंग है, राइट। जनरल बस स्टैंड, जो आपका पुराना वाला बस स्टैंड था, वहां पे बनाई गई है। एंड माई टाउन माई पाइड कैंपेन का जो है पार्ट है ये, ठीक है। एंड basically is the first FASTag based metro parking facility in partnership with the Delhi Metro Rail Corporation, launched on 6 July 2021। तो बेसिकली ये जो पार्किंग है कैसे वर्क करेगी, एक ऐप के थ्रू, इसको पार्क प्लस बोला जाता है, जहाँ पे जम्मू रेजिडेंट्स क्या कर सकते हैं, इस ऐप का इस्तेमाल करके डिस्कवर कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं और प्री पे कर सकते हैं पार्किंग स्पॉट के लिए। एडिशनली वो फास्टैग जो उनकी गाड़ियों पे लगा हुआ है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव इन जम्मू, और कंट्री में सेकेंड इनिशिएटिव है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहला इनिशिएटिव है कंट्री में, हमने कहा ना सेकेंड अक्रॉस द होल कंट्री, तो दूसरा तो जम्मू में, फर्स्ट इनिशिएटिव कहाँ हुआ है ये इंडिया में? ये जो पार्किंग स्मार्ट पार्किंग की हम बात करें, फर्स्ट इनिशिएटिव इंडिया में कहाँ पर हुआ, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। दिस इज योर टास्क फॉर टुडे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will conduct the census of the bird species and bird species, चाहे वो migratory हो चाहे वो resident हो in the valley? Who will conduct the census of the bird species, चाहे वो migratory species हो चाहे वो resident species, चाहे वो बाहर से आ रही है चाहे वो वहीं की native species हो जो कि आपको वैली में देखने को मिलती है? सेंट्रल वेटलैंड्स कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वेटलैंड्स डिवीजन कश्मीर, या एशियन वाटरफाउल सोसाइटी? इसका आंसर है वेटलैंड्स डिवीजन कश्मीर, राइट। तो द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, आपका वेटलैंड्स डिवीजन कश्मीर, एक सेंसस कंडक्ट कर रहे हैं माइग्रेटरी रेजिडेंट बर्ड्स का, जो वैली के वेटलैंड्स में हमें देखने को मिलते हैं। एम क्या है कि हम मॉनिटर कर सकें पॉपुलेशन को, और किस तरह से पॉपुलेशन फ्लक्चुएट कर रही है एनुअली, स्पेशली, टेम्पोरली, एंड एक ओवरऑल फिगर हमारे पास आ सके, सो दैट जनरली इंडिया में कितने हमारे बर्ड्स हैं, एक बर्ड सेंसस हम कंडक्ट करवा सकें, राइट। आपके 8 प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं जो कि डिपार्टमेंट मैनेज करता है। होकेसर, शालाबुग, हाइगम, मीरगुंड, छाटलुम, क्रांचू, मानीभोग, फ्रेशकुड़ी। बट इसके अलावा, इन 8 के अलावा 25 और आपके ऐसी वाटर बॉडीज हैं कश्मीर में जहाँ पे साइजेबल अमाउंट ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे विंटर्स में, तो ये वहां पे भी कंडक्ट करेगा। तो टोटल 33 वाटर बॉडीज में जो है ये आपका सेंसस जो है कंडक्ट करवाया जाएगा वेटलैंड्स डिवीजन कश्मीर के द्वारा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये जो 8 हाईली प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं, इनका नाम भी याद रखना है और कहाँ कहाँ पर है ये भी चीज देखनी है, राइट। जमरूदा बानो इज अ व्हाट? क्रिकेटर, मार्शल आर्टिस्ट, आर्टिस्ट या सिंगर? जमरूदा बानो जो है एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये जो है बेसिकली बदगाम डिस्ट्रिक्ट की हैं, राइट। शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, और पिताजी इनके हैंडीकैप है, ब्रदर जो है एक लेबरर का जॉब कर रहे हैं। बट डिस्पाइट ऑल दैट, जमरूदा ने क्या करा है, अपनी जो ड्रीम है, अपना जो पैशन है मार्शल आर्ट्स के लिए, वो गिव अप नहीं करा है, एंड 3 नेशनल गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। तो शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो ऑल ऑफ यू शुड टेक अ लीफ आउट ऑफ जमरूदास बुक एंड इंस्पायर होकर अपनी ड्रीम्स, अपने पैशन को कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। So moving on to next question, question number 13. Who organizes the police public मेला in J&K? जम्मू एंड कश्मीर में एक पुलिस पब्लिक मेला होता है, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? क्या वो जेके पुलिस ऑर्गेनाइज करती है? एक्सक्यूज मी, क्या वो जेके एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करती है? क्या वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है, या क्या वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइज करती है? वो आपका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो ऑर्गेनाइज करती है। पढ़ लेते हैं। रिसेंटली 33rd पुलिस पब्लिक मेला जम्मू में हुआ, राइट। यहाँ पर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी जो है वो देखने को मिले, जो आए थे यहाँ पे। इन्होंने प्रेज किया आपके मार्टर्स को, इनकी जो जो आपकी जो एसोसिएशन है वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन, इसको भी इन्होंने कमेंट किया कि भाई बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, राइट। तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के बारे में अगर देखा जाए तो इट इज़ अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सबको पता है। 1873 में एस्टैब्लिश किया गया था। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? लॉ एनफोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन विद इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया।
द फर्स्ट स्पेसिफिक जो है 1873 में आई विद वन पुलिस ऑफिसर नोन एज कोतवाल एंड 14 थानेदार फॉर श्रीनगर सिटी। दिस पुलिस फोर्स जो है वो क्राइम को कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को कंट्रोल करने में काम आती थी विद द हेल्प ऑफ चौकीदार एंड हरकार्स, जो चौकीदार की तरह ही थे, और उनको मैंडेटरीली पे किया जाता था बाय द रेजिडेंट्स। कौन पे करते थे चौकीदार्स और हरकर्स को? जो आपके रेजिडेंट्स थे इंपीरियल कश्मीर यूनियन के, वो इसको उनको पे करते। उनकी सैलरी कहाँ से रिलीज होती? लोगों के द्वारा रिलीज होती थी, राइट। सो पहली पुलिस का फोर्स कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1873 में श्रीनगर सिटी में, एक कोतवाल और 14 थानेदारों की। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित भजन सोपोरी was recently awarded with which award posthumously? पंडित भजन सोपोरी हैं, सोपोर के हैं, सोपोरी से पता लग रहा होगा। उनको रिसेंटली एक अवार्ड से नवाजा गया है, पोस्टोमसली उनके इंतकाल के बाद, उनकी डेथ के बाद। तो कौन सा अवार्ड था? ध्रुपद अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। उनको ध्रुपद अवार्ड्स के द्वारा नवाजा गया था, उनकी वाइफ ने अवार्ड कलेक्ट किया था। सो ध्रुपद समिति है वाराणसी में, तो उन्होंने ये प्रेस्टिजियस ध्रुपद अवार्ड्स किसको दिए? म्यूजिक लेजेंड पंडित भजन सुपोरी को पॉस्ट्यूमसली। ये बेसिकली संतूर बजाते हैं पंडित भजन सुपुरी, जो संतूर मास्टर थे, म्यूजिक कंपोजर थे। इनको सेंट ऑफ संतूर भी कहा जाता है, किंग ऑफ स्ट्रिंग्स भी कहा जाता था। और इनके साथ साथ म्यूजिक मास्टर पंडित अभय रुस्तम सोपोरी को भी जो है ये अवार्ड दिया गया। सिर्फ पंडित भजन सोपोरी नहीं थे, पंडित अभय रुस्तम सोपोरी को भी अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल ध्रुपद मेला 2023, जो बेसिकली ध्रुपद तीर्थ तुलसी घाट वाराणसी में ऑर्गेनाइज करवाया गया था, राइट। ध्रुपद मेला जो है लार्जेस्ट बिगेस्ट ध्रुपद म्यूजिक फेस्टिवल है वर्ल्ड का। एंड भजन सोपोरी जी को महाराजा बनारस विभूति नारायण सिंह अवार्ड 2023 जो है दिया गया था। अवार्ड किन्होंने रिसीव किया? इनकी वाइफ प्रोफेसर अपर्णा सोपोरी ने। एंड सोपोरी जो हैं, पंडित भजन सोपोरी या जो आपके पंडित अभय रुस्तम सोपोरी हैं, ये बेसिकली सोपोरी सूफियाना घराने ऑफ कश्मीर को बिलोंग करते हैं, शेवाइट्स हैं, सूफी परंपरा को आगे लेकर जाते हैं। एंड बेसिकली ऑलमोस्ट 300 सालों से संतूर वादन जो है, संतूर जो इंस्ट्रूमेंट है, इनकी फैमिली में चलता आ रहा है ट्रेडिशनली, राइट। पंडित भजन सुपोरी, ध्रुपद समिति, ध्रुपद अवार्ड्स, राइट। 49th इंटरनेशनल ध्रुपद मेला। Dash district in J&K has the highest tuberculosis preventive treatment completion at the national level. कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है सबसे ज्यादा कंप्लीशन वहां पे नोटिस किया गया है नेशनल लेवल पर? वो है आपकी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, राइट। टॉप पोजीशन अंडर प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इन इंडिया, PMTPT, जहां पे बेसिकली क्या है, आप ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है उसको कंप्लीट करने की बात करते हो। तो ये वन ऑफ द की इंटरवेंशन जो WHO ने रिकॉग्नाइज करी है टू अचीव द एंड टीबी स्ट्रैटेजी गोल्स। एंड टीबी स्ट्रैटेजी गोल्स जो है WHO का एक फ्लैगशिप स्कीम है, राइट। 2018 में जो है ये डिसाइड किया गया था एंड टीबी स्ट्रैटेजी गोल्स। सो TPT जो है आपका, जो आपका ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, बेसिकली इट्स इट कॉम्प्लीमेंट्स व्हाट? स्क्रीनिंग ऑफ एक्टिव टीबी। आप एक्टिव टीबी को स्क्रीन कर रहे हो, देख रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो, इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हो, प्रिवेंशन कर रहे हो, केयर ऑफ HIV एंड अदर कोमॉर्बिडिटीज एंड हेल्थ रिस्क। आप ये भी ध्यान रख रहे हो कि टीबी के अलावा कोई और जो है, कोई और ऐसा डिजीज जो जानलेवा हो सकता है वो ना हो। यूनिवर्सल हेल्थ केयर को जो लोग हैं वो एक्सेस कर सके, सोशल प्रोटेक्शन कवर जो है उनको मिले, हेल्थ इंश्योरेंस मिले, किसी तरह का गवर्नमेंटल सपोर्ट मिले जहाँ पे फंड्स का और फाइनेंसिस का इशू ना रहे। एंड पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी से लोगों को बाहर लेकर आने की बात करता है। तो इंडिया जो है, इंडिया ने ये जो एंड टीबी स्ट्रैटेजी गोल्स हैं, ये इसके साथ कमिटमेंट जो है दिखाई है। इन्होंने कहा है कि भाई हम टीबी मुक्त भारत बनाएंगे 2025 तक, एंड टीबी बाय 2025, राइट। तो इसी के चलते जो आपका PMTPT था वो आया, एंड डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर जो है टॉप पोजीशन लेकर आया है नेशनल लेवल पर, ठीक है। हु हैज चोजन J&K टूरिज्म फॉर बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड? एडवेंचर टूरिज्म का जो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन स्पॉट है, J&K टूरिज्म को किस एजेंसी ने ये अवार्ड से नवाजा है? टाइम्स नाउ टूरिज्म सर्वे, भारत देखो टूरिज्म सर्वे, इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे या फोर्ब्स टूरिज्म सर्वे? ये है आपका इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे। तो J&K टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये अवार्ड गुलमर्ग में
जो उन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रमोट किया है, जो एक्टिविटीज जो वो लेकर आए हैं इंटरनेशनल लेवल की, उस वजह से जो है जेएंडके को अवार्ड दिया गया है। राइट, किसने रिसीव किया? डिप्यूटी डायरेक्टर टूरिज्म इलियास अहमद ने ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। बिसाइड्स बहुत सारे और इंटरवेंशंस लिए जा रहे हैं गुरेज वैली में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडवेंचर टूरिज्म के। अभी हमने पीछे फेस्टिवल के बारे में, गुरेज फेस्टिवल के बारे में भी पढ़ा था, जो वहाँ पे होल्ड किया जाता है। वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ दैट फेस्टिवल। राइट, तो दैट इज ऑल अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 17, अंडर हर गांव हरियाली इनिशिएटिव प्लांटेशन ऑफ हाउ मेनी सैपलिंग्स वाज रिकॉर्डेड इन द करंट फिजिकल ईयर? 2022-23 में हर गांव हरियाली इनिशिएटिव में कितने पेड़ जो है वो लगाए गए? 75 लाख, 80 लाख, 85 लाख या 90 लाख? 90 लाख पेड़ जो है लगाए गए हैं हर गांव हरियाली इनिशिएटिव में। 90 lakh saplings during the current fiscal against the set target of plantation of 1.35 crore seedlings। बोला था 1.35 करोड़ सीडलिंग्स लगाएंगे, लेकिन लगा हम कितने पाए? 90 लाख। ये जो इनिशिएटिव है हर गांव हरियाली का, ये किस तरह से लॉन्च किया है? विजन क्या है? ग्रीन जम्मू एंड कश्मीर, हरा भरा करना है हमें जम्मू और कश्मीर को, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट जस्टिस जो है हम अचीव कर सके। राइट, एम क्या है कि भाई 2/3 जो ज्योग्राफिकल एरिया है जम्मू और कश्मीर का, उसको फॉरेस्ट और ट्री कवर के अंडर लेकर आना है। राइट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर? कौन बताएगा? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अब आपको पता है फॉरेस्ट होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ ट्रीज होते हैं नेचुरली। राइट, तो अब फॉरेस्ट में तो पेड़ उगते ही उगते हैं। ट्री कवर क्या है? ट्री कवर आपके ऐसे एरियाज हैं जो फॉरेस्ट लैंड के अंडर नहीं आते हैं। फॉरेस्ट के अलावा ऐसे एरिया जहाँ पे पेड़ उगाए जाएं, चाहे वो आपकी सोशल फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री हो, चाहे वो आपकी प्लांटेशंस हो, चाहे वो आपका कोई अर्बन पार्क है, अर्बन स्पेस है जहाँ पे आप अर्बन ग्रीन स्पेसेस प्रमोट कर रहे हो। तो ऐसे एरियाज जो फॉरेस्ट की कैटेगरी में नहीं आते लेकिन वहाँ पे फिर भी पेड़ उगाए जा रहे हैं, वो ट्री कवर में आएंगे। और फॉरेस्ट में क्या आएगा? जो आपके नेचुरली अकरिंग ट्री ग्रोइंग एरियाज है वो फॉरेस्ट में कंडक्ट आएंगे। सॉरी, जो फॉरेस्ट कवर है जेएंडके में, दैट इज अबाउट 55%, विच इज सब्सटैंशियली हायर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 24.56%। ये आपका बेसिकली जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो आपका रिपोर्ट निकालता है, उसके अंडर ये फिगर दिया गया था। एंड हर गांव हरियाली कैंपेन जो है नवंबर 2021 में इनिशिएट किया गया था। राइट, विच पास कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू गुरेज वैली? कश्मीर वैली को गुरेज वैली से कौन सा पास जो है जोड़ता है? गुरेज वैली बहुत न्यूज में रहा है पीछे, वहां पे गुरेज फेस्टिवल आपका कंडक्ट करवाया गया है। तो अगर हमें कश्मीर से गुरेज पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? हम राजदान पास जो है उसके थ्रू पहुंचेंगे, वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द वर्ल्ड। ये एक माउंटेन पास है एट एन एलिवेशन ऑफ 3543 meters above the sea level। जम्मू और कश्मीर में है, वन ऑफ द स्केरियस्ट रूट्स। राइट, गुरेज वैली में है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। एंड इट वाज वंस अ पार्ट ऑफ द सिल्क रूट। राइट, इट वाज पार्ट ऑफ सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 19, who is the first woman from Jammu and Kashmir to be awarded the Wildlife Conservation Award? जम्मू और कश्मीर से ऐसी पहली कौन सी महिला है जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड से नवाजा गया है? वो है आपकी आलिया मीर। ना ही वो फातिमा हामिदी है, ना ही ताबिंदा काजी है, ना ही इबादत महबूब है। तो आलिया जो आपकी क्या नाम है इनका, सॉरी, आलिया मीर जो है, ये फर्स्ट वुमेन है जम्मू और कश्मीर की जो वाइल्ड लाइफ एसओएस के साथ काम करते हैं, एंड फर्स्ट वुमेन है इस रीजन में जिनको ये ऑनर मिला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की सेलिब्रेशंस में इनको ये अवार्ड से नवाजा है। इन्होंने बेसिकली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। रेस्क्यू करती हैं और रिलीज करती हैं वाइल्ड एनिमल्स को, जो इंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनका ध्यान रखती हैं। एंड शी इज रनिंग अ सक्सेसफुल कैंपेन फॉर सेविंग बियर्स इन कश्मीर, चाहे वो ब्लैक बियर्स हो चाहे वो ब्राउन बियर्स हो। राइट, एंड शी इज द हेड ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन वाइल्ड लाइफ एसओएस प्रोग्राम। अब वाइल्ड लाइफ एसओएस क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में बेस्ड है, एंड इट फोकसेस ऑन रेस्क्यूइंग एंड रिहैबिलिटेटिंग वाइल्ड लाइफ इन डिस्ट्रेस। ऐसी वाइल्ड लाइफ जो दिक्कत में होती है उनको रेस्क्यू करना और उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको नया घर देना।
राइट। ये ऑर्गेनाइज 1995 में बनी थी एंड थाउजेंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स को इन्होंने रेस्क्यू किया और रिहैबिलिटेट किया, चाहे वो हाथी हों, चाहे वो भालू हों, चाहे वो तेंदुए हों या रेप्टाइल्स हों। तो काफ़ी सारे इनके रेस्क्यू सेंटर्स जो हैं वो चलते हैं, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ चलती हैं, वेटनरी केयर ये प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं एनिमल्स को, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो रन करते हैं, राइट। और सिर्फ रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स नहीं करते हैं, ये बेसिकली एजुकेशनल प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स भी कंडक्ट करवाते हैं, सो दैट लोगों में जो है जागरूकता आए कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ के साथ हमने मिलकर रहना है, कॉन्जर्वेशन और एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करना है, राइट। आलिया मीर। वेयर इज माता शारदा देवी टेम्पल? रजौरी, रियासी, कुपवाड़ा, बडगाम। ये आपका टेम्पल जो है ये कुपवाड़ा में है। रिसेंटली आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है ये माता शारदा देवी की जो श्राइन है पीओके में, इसको जो है दोबारा से लॉन्च किया है। जो पुराना मंदिर है उसकी तो रूइंस ही रह गई हैं, तो इस श्राइन के साथ साथ ये गुरुद्वारा भी खोला गया है। जो लोकल पॉपुलेशन है कुपवाड़ा की, उनके साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया गया है। एंड जैसे करतारपुर साहब में एक कॉरिडोर चलता है जहाँ पर इंडिया के लोग उस गुरुद्वारे में जाकर जो है माथा टेक सकते हैं और अपनी प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं, वैसे ही दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अ सेम मॉडल यहाँ पर भी, राइट, क्योंकि ये पीओके में लाई करता है। तो ये टीटवाल में इन द फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुपवाड़ा नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन वन ऑफ द बेस कैंप्स ऑन रूट द ट्रेडिशनल शारदा पीठ। शारदा पीठ ट्रेडिशनल जो आपका शारदा पीठ था, अब तो सिर्फ उसके रूइंस रह गए हैं। ये एक एंशियंट हिंदू टेम्पल था नीलम वैली में, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है एंड सिंस 1947 ये आउट ऑफ बाउंड्स है। तो ये टेम्पल की कंस्ट्रक्शन जो थी किस वजह से पॉसिबल हुई? एक कश्मीरी माइग्रेंट पंडित रविंद्र पंडिता के कैंपेन की वजह से पॉसिबल हुई एंड ही इज द हेड ऑफ सेव शारदा कमिटी। और इनको हेल्प किया आपके लोकल मुस्लिम्स जो है कुपवाड़ा के, उन्होंने कि भाई हाँ इस चीज़ को हमें दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। ये सिर्फ आपके रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स को नहीं हार्बर करेगा, कहीं ना कहीं कुपवाड़ा में आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी जो है हार्बर करेगा एंड पीस एंड भाईचारा, ब्रदरहुड, कम्युनल हार्मनी को भी प्रमोट करेगा, राइट। Recently, MR became the first overseas company to invest a total of rupees 500 crore, including 250 crore for the mega mall and more, to help set up IT towers in Jammu and Srinagar. Which country does MR belong to? कौन सी कंट्री, जो ये जो कंपनी MR है, जो ओवरसीज कंपनी है, कौन से कंट्री में बिलोंग करती है? ये यूएई की कंट्री है, कंपनी है। इट इज़ एन ओवरसीज कंपनी बिलोंगिंग टू यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट। इट इज़ अ रियल एस्टेट डेवलपर। इनफैक्ट 10 लाख स्क्वायर फीट पे फैला हुआ मेगा मॉल ये बनाएंगे, राइट। पहला मॉल बनेगा जब से सेंटर ने जो है स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो थी जम्मू एंड कश्मीर की वो स्क्रैप की थी 2019 में। और जो मेगा मॉल है फर्स्ट सिग्निफिकेंट एफडीआई है जम्मू और कश्मीर में, राइट। तो बेसिकली ये जो मॉल बनेगा ये जॉइंट वेंचर होगा एमआर के बीच में और दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट फर्म मैग्ना वेव्स बिल्टेक के बीच में। ऑपरेशनल कब तक होगा? 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा ये मॉल, राइट। बेसिकली 2022 जनवरी में जो है एक इन्वेस्टर मीट हुई थी दुबई में, जहाँ पे जेएंड के गवर्नमेंट ने दुबई की काफ़ी सारी फर्म्स के साथ बायलैटरल अग्रीमेंट्स जो है, यूएई की काफ़ी सारी फर्म्स के साथ बायलैटरल अग्रीमेंट्स जो है वो साइन करे थे। उनमें से एक अग्रीमेंट जो था वो एमआर के साथ भी था, right? So over $1 billion of agreements they have signed for projects in the valley. Recently, the Golden Joint of Chenab Railway Bridge was inaugurated as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations. In which district is it located? जो आपका गोल्डन जॉइंट जो चेनाब रेलवे ब्रिज का, विच इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, 395 मीटर्स की, पिछली बार पिछले फरवरी के करंट अफेयर्स में भी हमने पढ़ा था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे इसको लॉन्च किया गया। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी गलती से आगे हो गया था, ये है आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट में, राइट। 359 मीटर्स इसकी हाइट है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ब्रिज के दिए गए हैं कि किस तरह से हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। इट इज मार्क्ड एज अ गोल्डन जॉइंट। 93 डेक सेगमेंट्स हैं, ईच सेगमेंट जो है 85 टन्स का है। 272 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन जो ले की जा रही है उधमपुर से बारामूला तक, जो जम्मू को कश्मीर वैली से जोड़ेगी, उसका पार्ट है, राइट। मोर देन 30,000 टन ऑफ स्टील जो है इन्होंने यूज कर लिया है। और ये कहाँ बना है? कौड़ी विलेज है,
अपस्ट्रीम ऑफ सलाल डैम के अपस्ट्रीम पर वहां पर बना हुआ है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि इंडियन रेलवेज ने ये ब्रिज जो है एक ट्रांजिशन कर्व और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट पे बनाया है पहली बार। यूजुअली ब्रिजेस जो है एक स्ट्रेट या कर्व प्लेटफॉर्म पे विद यूनिफॉर्म रेडियस पे बनाए जाते हैं। कंसिडरिंग द हाइट, जो आपका सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम जो है लगाया गया है दोनों एंड्स पर, और ये सिस्टम जो है अगर आपकी विंड स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर को एक्सीड कर रही है, बिकॉज इतनी हाइट पे है, तो हवा का जो फोर्स है वो हमेशा ज्यादा रहेगा। तो दोनों एंड पे आपने एक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगा लिया है। तो जब ट्रेन पास कर रही है वो पहले मेजर करेगा कि हवा की स्पीड कितनी है। अगर 90 से ज्यादा है, 90 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, तो वो ट्रेन को रोक देगा ब्रिज क्रॉस करने से, बिकॉज इतनी तेज हवा में वो ट्रेन उड़ के भी जा सके, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया है दोनों एंड्स पर, जो विंड स्पीड को मेजर करके ट्रेन की मूवमेंट्स को रेगुलेट कर सकता है। हु इज इम्प्लीमेंटिंग द परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम? कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम? ये आपका JKHM HPMC कर रहा है। JKHPMC जो है परवाज मार्केट लिंकेज स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। बेसिकली अगेन क्या एम है स्कीम का? कि भाई आप जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पेरिशेबल्स हैं जम्मू और कश्मीर के, उनके लिए मार्केट लिंकेजेस बनाओ ताकि आराम से आप उसको एक्सपोर्ट कर सको, कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट कर सको, राइट? अब इस स्कीम के अंडर क्या होगा, गवर्नमेंट जो है 25% की जो है सब्सिडी देगी फ्रेट चार्जेस पे, जो कैरेज चार्जेस है उसके ऊपर 25% की सब्सिडी दी जाएगी इन अ बिट, ताकि आप जो पेरिशेबल फ्रूट्स हैं आप एयर कार्गो के थ्रू, हवा के थ्रू जो है पहुंचा सको। एयर कार्गो में क्या होता है, टाइम बचता है, right? थोड़ा सा महंगा होता है, इसीलिए वो 25% की सब्सिडी दी जा रही है। एंड वो जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में जाएगी एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT मोड में जाएगी, राइट? तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन जो है JKHPMC, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रही है फार्मर्स में इस स्कीम को रिलेटेड, राइट? सो ताकि फार्मर्स जो है इससे बेनिफिट कर सकें। तो बेसिकली क्या है, फार्मर्स की इनकम और उसको रेम्यूनरेटिव बनाने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को नर्चरिंग करने के लिए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी एक जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको इंक्रीज करने के लिए जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, राइट? कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो बेनिफिट जो है बटेगा नहीं, वो सीधा बेनिफिट फार्मर को जाएगा, बिकॉज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT मोड है इसकी सब्सिडी ट्रांसफर का, राइट? Question number 24. What are the registered users of My Government platform known as? जो My Government platform के registered users हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको साथीज बोला जाता है। ऑप्शन बी, राइट। माई गवर्नमेंट एक सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था ताकि आपके सिटीजन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें गवर्नेंस मॉडल्स में, राइट? एंड कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बेसिकली क्राउड सोर्स कर सकते हो, लार्ज नंबर पे गवर्नेंस आइडियाज जो है मंगवा सकते हो सिटीजन से। तो सिटीज यूजर्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स में, प्रोजेक्ट्स में। आपका NIC इसको होस्ट करता है और मैनेज करता है, और 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। पूछने का पर्पस क्या है? पूछने का पर्पस ये है, जम्मू और कश्मीर जो है रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं पोस्ट 2019। 2019 के बाद उसमें से एक इनिशिएटिव माई गवर्नमेंट का भी था, तो इस वजह से जो है ये सवाल पूछा गया है, राइट? क्वेश्चन नंबर 25. वेयर इज द श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन लोकेटेड? श्रीनगर का जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ पर है? जंस्कर रेंज में है, शिवालिक्स में है, पीर पंजाल में है, जबरवान रेंज में है। वो है आपका जबरवान रेंज में, फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज में ट्यूलिप गार्डन जो है वो लोकेटेड है। तो इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, प्रीवियसली मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बोला जाता था। इट इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 30 हेक्टेयर्स। और इसी की एक्सटेंशन जो है वो चेरी ब्लॉसम गार्डन, जापानीज कॉन्सेप्ट 10 करोड़ का बनाया जाए, जो आज का पहला सवाल था। फुट हिल्स ऑफ जबरवान रेंज एंड ओवरव्यू ऑफ द डल लेक। 2007 में इसको खोला गया था। एम क्या था? फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म को बूस्ट करना। एक स्लोपिंग ग्राउंड में बनाया गया, एक टेरेस्ड फैशन में, टेरेसेस कट करके बनाया गया है। ट्यूलिप्स के अलावा और भी फ्लावर्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, हायासिन्स, डैफोडिल्स, रैननक्यूलस हैव बीन एडेड एज वेल। एंड हर साल एक ट्यूलिप फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जो बेसिकली शोकेस करता है कि कितनी वैरायटी और कितनी रेंज ऑफ फ्लावर्स जो है इस गार्डन में उगते हैं।
टूरिज्म को भी प्रमोट करता है और एफर्ट्स दिखाता है सरकार के उस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, राइट। और ये फेस्टिवल कब ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? जैसे ही स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है कश्मीर वैली में, उस टाइम पर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जो एनुअल ट्यूलिप फेस्टिवल है, राइट। When was J&K Bank incorporated? October 1, 1938, September 1, 1938, August 1, 1939, October 1, 1939। ये बेसिकली आपका October 1, 1938 में जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था, राइट। एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है, श्रीनगर में हेडक्वार्टर्ड है। और बनाया किसने था, इनकॉर्पोरेट किसने किया था? जो आपके रूलर थे उस टाइम पे, हरि सिंह जी ने। और इनिशियल पेड अप कैपिटल कितना था? 5 लाख, सिर्फ 5 लाख। आज के डेट में 5 लाख कुछ भी नहीं है। बैंकिंग बिजनेस कब से स्टार्ट किया था? 4 जुलाई 1939 से। फर्स्ट ऑफ इट्स नेचर एंड कॉम्पोजिशन एज अ स्टेट ओन्ड बैंक इन द कंट्री। पहला स्टेट ओन्ड बैंक था कंट्री में, right? It was established as a semi-state bank with participation in capital by state and the public under the control of the state government. तो semi-state था, जो आपका कैपिटल था वो स्टेट भी दे रही थी और पब्लिक भी दे रही थी, लेकिन मैनेज और कंट्रोल किसके पास था? वो स्टेट के पास था। हरि सिंह जी द्वारा बनाया गया था, इनकॉर्पोरेटेड इन October 1938 and started doing business in July 1939. J&K Bank. The J&K Forest Department's initiative of Har Gaon Haryali and Ped Lagao, aimed at greening of villages, plans to undertake it this plantation drive for। बेसिकली J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हर गांव हरियाली एंड पेड़ लगाओ एक कैंपेन लॉन्च करा है, जहां पे वो ग्रीनिंग ऑफ विलेजेस की बात करते हैं। तो उसका बेसिकली क्या एम है? ये जो प्लांटेशन ड्राइव ये अंडरटेक कर रहे हैं, उसका क्या एम है? हर गांव हरियाली एंड पेड़ लगाओ बेटी के नाम, हर गांव हरियाली एंड पेड़ लगाओ आजादी के नाम, हर गांव हरियाली एंड पेड़ लगाओ देश के नाम, हर गांव हरियाली एंड पेड़ लगाओ गांव के नाम। ये है बेटी के नाम, राइट। तो बेसिकली हर गांव हरियाली, बेसिकली July 8 को हरियाली महोत्सव मनाया जाता है। विलेज रायका में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जहाँ पे सेरेमोनियल प्लांटेशन होल्ड की गई थी। एंड आपके जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जम्मू के, अनूप कुमार सोनी, उन्होंने इस ड्राइव के थ्रू जो है, जो आपके जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स के रेजिडेंट्स हैं उनको बोला था कि भाई आप सपोर्ट करिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव, जो है हर गांव हरियाली एंड पेड़ लगाओ बेटी के नाम, राइट। उन्होंने कहा है कि भाई वो फ्री सैपलिंग्स ऑफ लोकल स्पीशीज, जो लोकली ग्रोइंग स्पीशीज जैसे नीम है, जामुन है, खैर है, बबूल है, इन सब स्पीशीज को जो है और सीड बॉल्स को विलेजेस को दे रहे हैं, सो दैट वो इनका इस्तेमाल करके प्लांटेशन जो है वो कर सके, राइट। उन्होंने पेड़ों की जो बेनिफिट्स हैं, जो इकोसिस्टम सर्विसेज और फंक्शंस जो वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में भी लोगों को बताया। The Tiger Division of Army on 26 July 2022 organized कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस ऑपरेशन विजय की सक्सेस पे मनाया जाता है। कारगिल वॉर हमने उस दिन जीती थी, ठीक है। टाइगर हिल पे जो है हमने वो फतेह पाई थी कारगिल वॉर में 1999 में। तो celebrations in remembrance of supreme sacrifice of soldiers during the Kargil war, where were these celebrations organized? celebrations ये टाइगर डिवीजन की कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई गई थी? सुंजवा में, टाइगर वॉर मेमोरियल में, बलिदान स्तंभ में, या फिर बोथ BNC में। ये बोथ BNC में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। टाइगर वॉर मेमोरियल में भी करवाई गई थी, जो उधमपुर में है, और बलिदान स्तंभ जो जम्मू में है वहां पर भी कराई गई थी। ऑपरेशन विजय, नॉर्दर्न कमांड इन उधमपुर में, टाइगर डिवीजन इन जम्मू में, एंड अदर फॉर्मेशन इन रजौरी, पुंछ एंड डोडा। एक 10 किलोमीटर का मैराथन भी ऑर्गेनाइज करवाया गया था प्रोमिनेंट सिटीजन ऑफ जम्मू के द्वारा, ताकि वो गैलेंट सोल्जर्स की तरफ अपना ग्रेटिट्यूड जो है एक्सप्रेस कर सकें, राइट। नथिंग मच टू द न्यूज। क्वेश्चन नंबर 29, where has the army started pre-training for youths intending to join the armed forces under the Agnipath scheme in Jammu and Kashmir? जो यूथ अग्निपथ स्कीम ज्वाइन करना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर में, उनकी एक प्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। उनको ट्रेनिंग से पहले प्री ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से जो है उनसे जो है किस तरह से पेपर क्रैक करना है, किस तरह की एक्सरसाइजेस, किस तरह का फिजिकल वर्कआउट, ये सब प्री ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। तो कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है आपकी पुंछ में, मेंढर सेक्टर में, राइट। तो अग्निपथ प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है कंडक्टेड बाय एस ऑफ स्पेड्स गनर्स,
कौन करवा रहा है? एस ऑफ स्पेड गनर्स इन द मेंडर एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 10 days, 10 दिन की ड्यूरेशन के लिए, ताकि वो यूथ को जो रिमोट और फार फ्लंग एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं उनको बता सकें, कि उनको ट्रेन कर सकें कि किस तरह से आर्म्ड फोर्सेस में रिक्रूटमेंट होती है। फिजिकल ट्रेनिंग क्लासेस, आपकी मीटर 1600 मीटर रनिंग, पुशअप्स, क्रंचेस, अदर एक्सरसाइजेस वगैरह जो है बताई जाएगी। इनफैक्ट रिटन एग्जामिनेशन किस तरह से क्लियर करना है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो अग्निपथ स्कीम क्या है? अग्निपथ स्कीम बेसिकली आपकी जो आर्मी में जो वेकेंट पोजीशंस हैं उनको फिलअप करने के लिए उन्होंने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी, जहाँ पे यूथ को एक एवेन्यू दिया जाता है कि वो 4 साल के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो है आर्मी में सर्व कर सकें। तो इससे क्या होगा? एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, मोर ओवर आपका जो यूथ है, आपकी जो आर्मी है उसमें जो है किसी तरह से जो है आपका यूथ कंट्रीब्यूट भी करेगा, राइट। 4 साल के बाद 25% जो उनमें से बच्चे हैं उनको जो है हायर सर्विसेज के लिए रिक्रूट कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 15 years। तो यहाँ पर ये एक इंफोग्राफिक है जो अग्निवीर स्कीम और अग्निपथ स्कीम के बारे में बता रहा है, तो आप ये पढ़ सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। How much state land did government acquire in Jammu and Kashmir between 2019-20 and 21-22 up to June for public purposes such as building of roads, national railways, schools, colleges, playgrounds, parks, buildings, soil waste management, border fencing, border outposts, industrial estates, etc. कितना लैंड खरीदा है सरकार ने, कितना अक्वायर करा है जम्मू और कश्मीर में? 2359 हेक्टर्स, राइट। किस लिए? पब्लिक पर्पसेस के लिए। और अमंग द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेट लैंड जो अक्वायर किया गया है वो है उधमपुर सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय कठुआ, देन डोडा, पुलवामा, श्रीनगर एंड अनंतनाग। सबसे ज्यादा लैंड कहाँ पे लिया गया? उधमपुर, कठुआ और डोडा में, फॉलोड बाय पुलवामा, श्रीनगर एंड अनंतनाग। किस लिए लिया गया है? पब्लिक पर्पसेस को प्रमोट करने के लिए। सेंचुरी फाइनेंशियल is set to invest 100 million US dollars in Jammu and Kashmir in 3 hotels and 1 residential complex. Which country does Century Financial belong to? 100 मिलियन USD डॉलर्स का प्रोजेक्ट जो है सेंचुरी फाइनेंशियल लेकर आ रही है। 3 होटल्स और एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। कौन सी कंट्री में की है सेंचुरी फाइनेंशियल? ये भी एमआर की तरह यूएई की है, राइट। एक प्राइवेटली हेल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है, 1989 में फाउंड की गई थी। एंड रेगुलेट कौन करता है? एमिरेट्स में जो सिक्योरिटीज और कमोडिटीज अथॉरिटी है वो इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। बालकृष्ण राठौर जो है वो चेयरमैन है और सीईओ है सेंचुरी फाइनेंशियल के। एंड जिस इन्वेस्टर मीट में 2022 में जो वो आपका $1 बिलियन की जो डील साइन हुई थी उसमें से एक डील जो थी वो सेंचुरी फाइनेंशियल के साथ थी, दूसरी आपकी एमआर के साथ थी। एमआर क्या बनाने वाला है? एमआर एक मेगा मॉल प्रोजेक्ट बनाने वाला है, 10 लाख स्क्वायर फीट की जो एरिया है श्रीनगर में वहां पर। मोर ओवर आईटी सेंटर्स बनाने वाला है जम्मू और कश्मीर में, 500 करोड़। या सिमिलरली सेंचुरी फाइनेंशियल 3 होटल्स और एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक, वैदिक एवं जैविक खेती ग्रामीण उद्यमिता का नया स्वरूप किसने पब्लिश करी है? चूड़ामणि संस्कृत संस्थान, शारदा पब्लिकेशन हाउस, चौखंबा संस्कृत पुस्तकालय, संस्कृत प्रकाशन। ये बेसिकली आपकी जो चूड़ामणि संस्कृत संस्थान है उन्होंने पब्लिश करी है, राइट। ये चूड़ामणि संस्कृत संस्थान जो है ये बसोली कठुआ में बेस्ड है, राइट। और इसको एक सोविनियर की तरह रिलीज किया गया था जब आपका एनुअल फेस्टिवल और फाउंडेशन डे जो है चूड़ामणि संस्कृत संस्थान का विश्वस्थली जो है उसका होल्ड किया गया था। स्क्वाश जम्मू, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, श्री रणबीर कैंपस जम्मू एंड श्री कैलाक ज्योतिष एंड वैदिक संस्थान ट्रस्ट के द्वारा जो एनुअली जो फंक्शन जो है होल्ड किया गया था। ये एक रिसर्च ओरिएंटेड सोवेनियर है और जो स्कॉलर्स हैं संस्कृत के और एग्रीकल्चरल साइंस के फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री और जो आपके यंग रिसर्चर्स हैं इन्होंने इसमें पेपर्स लिखे हैं। इनफैक्ट लोगों में जो है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए कि वैदिक टाइम्स में, वैदिक टाइम्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस थी वो किस तरह से होती थी, कैसे फॉलो होती थी, राइट। नाम से ही पता लग रहा है, प्राकृतिक, वैदिक एवं जैविक खेती ग्रामीण उद्यमिता का नया स्वरूप। तो वैदिक टाइम्स में आपकी किस तरह से इकोलॉजिकल जो है साइंटिफिक फार्मिंग हो रही थी उसके बारे में लिखा गया है, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोली कठुआ के द्वारा।
Who has prepared India's first district good governance index for 20 districts of Jammu and Kashmir? इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू और कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए किसने बनाया है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? इंडिया फर्स्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स पहली बार इंडिया में लाया गया है, और वो भी जम्मू और कश्मीर के द्वारा लाया गया है। किसने निकाला है? ये DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर्सनल एंड ग्रीवांसेस ने निकाला है, राइट। अब बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है जहां पे आप बेसिकली 10 गवर्नेंस सेक्टर्स के अंडर जो परफॉर्मेंस मैप कर रहे हो, 58 इंडिकेटर्स, 116 डेटा पॉइंट्स, राइट। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं? जम्मू, फॉलोड बाय डोडा, सांबा, पुलवामा एंड श्रीनगर। टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स 20 में से टॉप 5 जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर है। विच इज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ये तो सबको पता होगा, बहुत पुरानी न्यूज हो गई है। पहला मिल्क विलेज कौन सा है? जेरी हैमलेट, जो रियासी में लोकेटेड है। तो बेसिकली 57 मोर डेयरी फार्म्स जो है यहाँ पर जो है सैंक्शन किए गए हैं। कौन सी स्कीम के अंडर? इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंडर। इस विलेज में 73 इंडिविजुअल डेयरी यूनिट्स हैं, 370 गायें हैं, एंड बेसिक ये जो है इस विलेज की इकोनॉमी जो है इन्हीं डेयरी यूनिट्स और इन्हीं काउस के ऊपर बेस्ड है। तो IDDS के अंडर क्या है? बेसिकली आपकी इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि ऐसे डेयरी यूनिट्स जिनमें 5 जानवर हैं उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। और इसमें प्रोविजन ये भी है कि आप एक मिल्किंग मशीन, मिल्क कूलिंग मशीन, वो भी 50% सब्सिडी पर ले सकते हो, और उस सब्सिडी का कैप क्या है? 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। पनीर मेकिंग मशीन आप ले सकते हो, खोया मेकिंग, दही मेकिंग, क्रीम सेपरेटर, आइसक्रीम मेकिंग मशीन, बटर एंड घी मेकिंग मशीन, मिल्क वैन, मिल्क ATM, ये सब चीजें आप खरीद सकते हो एक सब्सिडाइज रेट्स पर। और हर सब्सिडी के ऊपर जो उन्होंने जो है मैक्सिमम लिमिट लगाई कि 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, 3.5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो वो चीज है। IDDS क्या करता है? बेसिकली एक सब्सिडाइजेशन स्कीम है जहां पर आप डेयरी यूनिट्स को जो है सब्सिडाइज रेट्स पर जो है अपना वो अपनी इक्विपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये स्कीम कहाँ पे लॉन्च करी गई है? जेरी हैमलेट रियासी में, जिनकी इकोनॉमी मिल्क बेस्ड इकोनॉमी है, राइट। Which wildlife sanctuary is situated on National Highway 1A? National Highway 1A पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है? नंदिनी, लिम्बर, जसरोटा, चांगथांग। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो नेशनल हाईवे 1A पर है वो है नंदिनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। पुराने रास्ते से जब उधमपुर जाते थे, जब नया हाईवे नहीं बना था, तो नंदिनी में रुक के पकौड़े और चाय खाते थे, साथ ही में नंदिनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी थी। अभी भी उस एरिया से निकलते हैं, राइट, थोड़ा सा एरिया नंदिनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का अभी भी उसमें इंक्लूडेड है। तो ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जम्मू से, एंड राउंड अबाउट 33 स्क्वायर किलोमीटर की ये सेंचुरी है। कहाँ से इसका नाम आता है? नंदिनी विलेज से आता है। इस नंदिनी विलेज में फेजेंट पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है, राइट। फेजेंट क्या हो गया आपका? फेजेंट्स आपके मुर्गे हो गए, बेसिकली मुर्गे, दैट फैमिली, फाउल्स की फैमिली, फेजेंट्स। अगर आपको पता हो, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का एक स्टेट बर्ड जो है वो अनाउंस किया गया, खलिज फेजेंट, वो भी सैंक्चुरी में आपको देखने को मिलेगा। तो चीफ स्पीशीज क्या क्या है? वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, आपके डियर, लेपर्ड, रीसस मंकी, जो आपके मंकीज हैं वो देखने को मिलेंगे, ग्रे लंगूर, गोराल एटसेट्रा। बर्ड्स कौन कौन से? चकोर, चीर फेजेंट्स, पी फाउल, ब्लू रॉक पिजन, रेड जंगल फाउल, इंडियन मैना, ये सब आपको देखने को मिलेंगे नंदिनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। निखिल महाजन, a physiotherapist from Udhampur, has invented what? एक फिजियोथेरेपिस्ट है निखिल महाजन, उन्होंने क्या इन्वेंट किया है? क्या उन्होंने प्रोस्थेटिक आर्म इन्वेंट करी है, आर्टिफिशियल टीथ इन्वेंट कर रहे हैं, रोबोटिक पेसमेकर इन्वेंट कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी हैंड ग्लव इन्वेंट करा है? उन्होंने फिजियोथेरेपी हैंड ग्लव इन्वेंट करा है, जिसे उन्होंने पेटेंट भी करवा लिया है। तो बेसिकली जो, सॉरी, invented a device namely force resistance physiotherapy hand glove, FRPHG। तो ये कहते हैं कि ये बून बन सकता है फिजियोथेरेपी के प्रोफेशन के लिए। कैसे? क्योंकि ये बता सकता है कि किस तरह का प्रेशर, किस तरह का फोर्स जो है आपने एक पेशेंट पे अप्लाई करना है ड्यूरिंग अ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो बेसिकली जो आपके वेरियस मैनुअल थेरेपी टेक्निक्स हैं,
तो वहां पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और रीडिंग्स को यूज किया जा सकता है एक्यूरेसी और कंप्लायंस के लिए, राइट। ट्रेनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया लोगों को, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट को ट्रेन कर रहे हो कि किस तरह से आपने कितना प्रेशर कितना फोर्स लगाना है, तो उनको भी इसके थ्रू ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो पेटेंट कर लिए अपनी इन्वेंशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया के अंडर। ये हैं आपके निखिल महाजन जी, हु इज अ फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम उधमपुर। फ्रोजन सीमेंट प्रोजेक्ट एट रणबीर बाग इज केटरिंग टू द सेंटर्स इन, जो फ्रोजन सीमेंट प्रोजेक्ट है जो रणबीर बाग में है, वो कौन कौन से सेंटर्स को केटर कर रहा है? कश्मीर वैली, कठुआ, सांबा, जम्मू। वो कश्मीर वैली को तो केटर कर ही रहा है, साथ ही साथ लद्दाख में जो है कुछ एरियाज को, कुछ सेंटर्स को जो है केटर कर रहा है। तो बेसिकली फ्रोजन सीमेंट प्रोजेक्ट जो रणबीर बाग में है वो एक इंडो डैनिश प्रोग्राम था। बेसिकली इट वाज अ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, 1980 में जो है लाया गया था, जहाँ पे इक्विपमेंट जो था, जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ फ्रोजन सीमेंट के लिए चाहिए था, वो डैनिश गवर्नमेंट असिस्टेंस के थ्रू, डैनिश गवर्नमेंट ने हमें कुछ असिस्टेंस दी थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस और टेक्निकल असिस्टेंस दी थी। तो वहाँ से खरीदा गया था, वहाँ से जो है प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन स्टार्ट की गई थी। एंड बेसिकली जो प्रोसेसिंग है वो 1982 में स्टार्ट हुई थी, राइट। फार फ्लंग एरियाज में यूज करने के लिए, जिन बेसिकली जो इजीली एक्सेसिबल नहीं थे रोड्स के थ्रू। इनिशियली 30 सेंटर्स थे। एट प्रेजेंट 697 सेंटर्स कश्मीर वैली में केटर कर रहे हैं, एंड 16 और 12 जो है वो करगिल और लद्दाख में है। ठीक है। तो मोर ओवर सिर्फ स्टेट में नहीं, बाहर आउट ऑफ स्टेट ऑल्सो, पंजाब में ऑल्सो ये जो है बेसिकली वो कर केटर कर रहा है। तो ये जो फ्रोजन सीमेंट लैब है रणबीर बाग में, इसको ISO 9001 2008 एंड कोडेक्स HACCP सर्टिफिकेशन दी गई है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। तो ISO सर्टिफिकेशन यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेशन, और कोडेक्स जो है आपकी, बेसिक कोडेक्स आपकी क्वालिटी और आपका फाइटो सैनिटरी और सैनिटरी मेजर्स के साथ रिलेटेड होती है, तो वो इनको दी गई है, राइट। फ्रोजन सीमेंट प्रोजेक्ट रणबीर बाग में कश्मीर वैली, लद्दाख, कारगिल, अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब के कुछ एरियाज को भी केटर कर रहा है। 1980 में एक इंडो डैनिश प्रोजेक्ट के थ्रू लॉन्च हुआ था। The Rajouri and Udhampur districts are the major areas for the mining of coal. Which are the mines that fall in these areas? कोल की माइनिंग के लिए राजौरी और उधमपुर जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजर एरियाज हैं। तो कौन सी माइंस जो है इन एरियाज में फॉल करती है? मेटका मोगला, मेटका बड़ियाल, कोटला मोगला, मेटका मोगला कोटला। तो इसका आंसर है डी, मेटका मोगला कोटला। तो अकरेंस की अगर बात करें तो उधमपुर कालाकोट एरिया में जो है बेसिकली आपको जो है देखने को उधमपुर और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। मेजर कोल डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ है? कालाकोट में है, जंगल गली में है, मेटका में है, लाडा, चिंका, ढंसाल, स्वालकोट, चक्कर, ढंडिल, मोगला, संगर, मर्ग, कूड़ा, राइट। इनफैक्ट बारामूला, हंडवारा और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है इसकी रिजर्व्स फाइंड किए गए हैं। लिग्नाइट, अभी हमने पीछे निछमा और पढ़ा था, निछमा के बारे में पढ़ा था जो आपका बेसिकली कश्मीर डिवीजन में है। शलीगंगा में, चौकीबल में आपको देखने को मिलेगा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो फॉल करते थे। इनफैक्ट जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एस्टिमेट किया कि कालाकोट में जो कोल माइंस हैं उनमें एक वर्केबल रिजर्व है फॉर अबाउट 5.4 मिलियन टन्स का, अप टू अ डेप्थ ऑफ 300 मीटर्स, राइट। और अगर आप कालाकोट कोल को जो है उसका एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि उसमें जो एंथ्रासाइट ग्रेड है वो बहुत लो क्वालिटी का है। तो ऐश कंटेंट जो है 10 से 20% तक वेरी करता है, और कार्बन जो है वो 60 to 80% वेरी करता है उस कोल में, जो कालाकोट कोल है, राइट। कालाकोट राजौरी में है। The first thermal power project of the state of J&K will take coal from which state? J&K का पहला थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है बनने वाला है, और वो कोल कहाँ से लेगा? वो ओडिशा से लेगा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन PDC जो है उसको ग्रीन सिग्नल दिया है कि भाई वो ओडिशा में ही प्लांट सेटअप करें और ओडिशा से ही कोल खरीदें। तो एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर्टिकुलरली विंटर्स के दौरान जब थर्मल पावर जो है चीपर रहती है हाइड्रो पावर से। और आपको जैसे पता होगा जम्मू और कश्मीर में मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाइड्रो पावर ही है, राइट। तो ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा NTPC के साथ, ठीक है। और वंस कंप्लीटेड एनर्जी जो है उस थर्मल पावर प्लांट से नेशनल ग्रिड में जाएगी, और नेशनल ग्रिड से जो भी आपका अग्रीमेंट साइन होगा पावर मिनिस्ट्री के साथ, एक इंटरनल अरेंजमेंट के साथ, स्टेट जो है अपना शेयर जो वहां से ड्रॉ करेगी। तो 6 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था। 660 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है, राइट।
और बेसिकली कुंडलिनी लुबड़ी माइन जो है ओडिशा में 130 मिलियन टन कोल माइन इन कुंडलिनी लुबड़ी, जो कि एलोकेट की गई है स्टेट को यूनियन कोल मिनिस्ट्री के द्वारा इन जुलाई 2013 फॉर 25 ईयर्स। वहां से कोल लिया जाएगा। कौन सी माइन से लिया जाएगा? कुंडली लुबड़ी माइन, जो कि ओडिशा में है। और एक फन फैक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू और कश्मीर जो है एक हाइड्रो पावर जनरेटिंग स्टेट है। इसकी पोटेंशियल कितनी है? 20,000 मेगावाट्स की। बट सो फार स्टेट की एनर्जी रिक्वायरमेंट 3,000 मेगावाट है और हम कितनी हार्नेस कर पा रहे हैं? सिर्फ 12-10 मेगावाट फ्रॉम अबाउट 22 प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली बाकी सब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है शॉर्टफॉल मीट करने के लिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये वाला जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया था। एजाज हसन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? वुशु, जूडो, शूटिंग, फुटबॉल। किसके साथ रिलेटेड है एजाज हसन? एजाज हसन जो है आपके वुशु के साथ रिलेटेड है, राइट। ये अलोचीबाग श्रीनगर में रहते हैं। इनको बेसिकली आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड जो है, स्टेट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन 2022 में मिला था, राइट। वुशु प्लेयर है, इन्होंने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेला है, राइट। एंड बेसिकली रिसेंटली कोच इन खेलो इंडिया सेंटर हंडवारा में इनको अपॉइंट किया गया है। एक कोच की तरह खेलो इंडिया सेंटर जो हंडवारा में है वहां पे इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये आपके एजाज हसन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ओपन इन जम्मू एंड कश्मीर? जो न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है वो कब खुली है? वो आपकी खुली है 3 में 1963 को, 3 में 1963 को ये बिल्डिंग खुली है श्रीनगर में, राइट। पॉपुलरली नोन एज द न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, it was constructed at Shahidganj locality in 1961 after space in the old secretariat on the banks of river Jhelum was felt inadequate. As per available records, the foundation stone of this new secretariat building was laid by the third prime minister of Jammu and Kashmir. इसका फाउंडेशन स्टोन किसने ले किया था? तीसरे प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद ने 15 जून 1961 को। पीएन वांचू जो थे वो इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे एंड बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया 3 में 1963 में और फाइनली ऑक्यूपाई किया गया 6 में 1963 में, जब जम्मू से श्रीनगर ऑफिसेज आए थे, जब दरबार मूव किया था, राइट। तो दिस इज द न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। अभी रिसेंटली इसको व्हाइट वॉश किया गया है, दैट इज व्हाई इट वाज इन द न्यूज कि सीमेंट के स्ट्रक्चर से अब इसको थोड़ा सा एक नया लुक दिया गया है, राइट। वेयर इज बसंतर ब्रिज लोकेटेड? कठुआ, रियासी, बसोली, सांबा। बसंतर ब्रिज कहाँ पर है? बसंतर जैसा कि आपको पता है आपका कहाँ पर है? सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। बसंतर आपकी एक स्ट्रीम है जो फ्लो करती है। इट इज 617.40 मीटर लॉन्ग ब्रिज सांबा डिस्ट्रिक्ट में। बीआरओ ने प्रोजेक्ट संपर्क के अंडर इसको कंस्ट्रक्ट किया है, राइट। लोकेटेड कहाँ पर? राजपुरा, मड़वाल, पंगाडूर, फुलपुर रोड पे। प्रोजेक्ट संपर्क की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट संपर्क कुछ नहीं है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसका हेडक्वार्टर्स जम्मू में है। 1975 में स्टार्ट किया गया था। बेसिकली बीआरओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई जो पीर पंजाल रेंज है नॉर्थ में और पठानकोट है साउथ में और पुंछ से लेकर डलहौजी तक राउंड बट 2200 किलोमीटर का 2200 किलोमीटर का जो रोड नेटवर्क है आपने डेवलप करना है कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, सो दैट लोगों को तो सहूलत रहे ही रहे, कन्वीनियंस रहे ही रहे, साथ ही साथ आपके डिफेंस फोर्सेस को भी जो है कन्वीनियंस रहे कम्यूट करने में, राइट। प्रोजेक्ट संपर्क। Who has commissioned the first unit of Kishan Ganga hydroelectric project in J&K? किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट यूनिट है वो किसने कमीशन किया था? वो भेल ने कमीशन करा था। 110 मेगावाट का, सॉरी 340 मेगावाट प्रोजेक्ट, ठीक है। 110 मेगावाट का फर्स्ट यूनिट, हाँ सही बोला था। फर्स्ट यूनिट ऑफ 110 मेगावाट्स, राइट। तो बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम है, राइट। क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के उसमें बिलीव करती है और फर्स्ट यूनिट 110 मेगावाट्स का था। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है जम्मू और कश्मीर में। ये मैं दिखा चुकी हूँ, जिन्होंने जनवरी का लेक्चर नहीं देखा, जनवरी का लेक्चर आप देखिए, उसमें मैं किशन गंगा कहाँ पर लोकेटेड, प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड वो दिखा चुकी हूँ। When did India approach the UNSC? इंडिया पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब गया था? इंडिया पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कब गया था? जैसा कि आपको पता है महाराजा जो है कश्मीर के
उन्होंने पहले सोचा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, ना हम इंडिया ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने इंडिया की जो टेरिटरी थी उसको ज्वाइन कर लिया। राइट। अब क्यों ज्वाइन करा था? कुछ आपके पाश्तून ट्राइब्स और कुछ इंसर्जेंसीज और इन्फिल्ट्रेशंस हुई थी, सिक्योरिटी इशू जो है वो रेज हो गया था स्टेट में। तो 1 जनवरी 1948 को इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये मैटर लेकर गया था अंडर आर्टिकल 35 ऑफ द यूएन चार्टर। आर्टिकल 35 क्या कहता है यूएन चार्टर का? कि मेंबर नेशंस जो हैं वो यूएन की अटेंशन में ऐसे मसलों को लेकर आ सकते हैं जो इंटरनेशनल पीस को इंडेंजर करते हैं। तो इंडिया ने क्लेम किया था कि पाकिस्तानी नेशनल और ट्राइब्समैन जो है उन्होंने जम्मू और कश्मीर को अटैक किया है, जो कि एक इंडियन टेरिटरी है। तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान को अपनी एक्शंस करने से रोके, अपनी हरकतों से रोके। और इन्होंने ये बोला कि इंडिया ने ये भी बोला कि भाई हम जानते हैं कि हम कश्मीर को इस वक्त होल्ड कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हम प्लेबिसाइट जो है कंडक्ट करवाएंगे, जहाँ पे हम लोगों की इच्छा जानना चाहेंगे कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इन रिस्पॉन्स टू दिस डिनाई किया। उन्होंने कहा कि भाई हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, और इन्होंने एक्यूजेशन उल्टी लगाई कि भाई इन्होंने फ्रॉड और वायलेंस करके इंडिया ने जो है कश्मीर का एक्सेशन जो है लिया था, और वो मुस्लिम्स का जीनोसाइड कंडक्ट करवा रहा था, मास मैसेकर कंडक्ट करवा रहा था। तो 20 जनवरी 1948 को सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 39 जो है वो पास किया था, जिसके अंदर एक 3 मेंबर कमीशन जो है बिठाई जानी थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन कंप्लेंट्स को। लेकिन ऐसी कभी भी कमीशन जो है बनी नहीं मई 1948 तक। और सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो है डेलिब्रेशन जो है, जो बातचीत है वो चलती रही, और जो लड़ाई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर वो भी चलती रही, और आज तक चल ही रही है। कश्मीर का मुद्दा जो है अभी तक हल नहीं हुआ है। और आज का आखिरी क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उत्पला किंग अवंती वर्मन? अवंती वर्मन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे सुया। राइट। अवंती वर्मन जो थे वो उत्पला के ग्रैंडसन थे, और ही वाज वन ऑफ द 5 ब्रदर्स जिन्होंने कारकोटा थ्रोन जो है उसको ओवरथ्रो किया था। तो उत्पला के जो मिनिस्टर थे सूरा, अवंती वर्मन को उन्होंने ही जो है रेस किया था, और उन्होंने ही उनको थ्रोन तक लाया 855 सीई में, जिसकी वजह से उत्पला डायनेस्टी का जो है सेटअप हुआ। सूर्या जो था एक इंजीनियर था और आर्किटेक्ट था, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और बहुत सारी सिविल वॉर्स हो चुकी थी जो इनका जो टेरिटरी थी उसके ऊपर। राइट। तो अवंती वर्मन ने इकोनॉमी को रिस्टोर किया। सुया ने झेलम रिवर की जो है उसको डीसिल्टिंग किया, उसका जो कोर्स है उसकी जो डेप्थ है उसको बढ़ाया। इनफैक्ट उसने कोर्स को भी डाइवर्ट किया कि उसमें फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ना हो। इनफैक्ट अवंती वर्मन ने सिटीज ऑफ अवंतीपुर एंड सुयापुर जो है वो भी फाउंड किए, और सुयापुर का जो सिटी था इट वॉज नेम्ड आफ्टर सुया। राइट। So these are the 45 questions for today. I hope clear हो, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है प्लीज लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डू स्प्रेड द वर्ड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैप्पी लर्निंग। पोस्ट जो है वो आ रही हैं, तो अपनी तैयारी जो है अप टू द मार्क रखिए, तैयार रहिए। पेपर जब भी हो उस पेपर को किस तरह से फुल प्रूफ तरीके से क्रैक करना है। इस बार एक सीट लेनी ही लेनी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट again, hard work always pays off. So, see you all in the next lecture with the current affairs of March 2023, which will be part 2 of the lecture. And from April onwards, हम अनअकैडमी की वेबसाइट और आपको अनअकैडमी की ऐप पर जो है लाइव दिखेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, एंड हैप्पी लर्निंग।